आज से हम क्लास 11th की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट बुक है। 11th में 2 बुक्स हैं। ये पहली बुक है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और ये 2 बुक्स जो 11th-12th की है ना, 4 बुक्स, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की पार्ट 1। ठीक है, तो इसके लिए जैसे यहाँ पे हम कंटेंट देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं? हमारे पास 6 यूनिट्स हैं। ठीक, और इसका जो फर्स्ट यूनिट है ज्योग्राफी एज अ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ये हम चैप्टर स्किप करने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार ओवरव्यू हम ले लेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। जो यूनिट 2 है ना, यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो यूनिट 2 से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार चैप्टर जो 1 है हमारा, यूनिट 1 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसमें है क्या। ठीक, तो इसमें इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में बताया कि एज अ डिसिप्लिन ये सोशल साइंस का है डिसिप्लिन, तो ये कैसे काम करता है। और ये चैप्टर ना जो ज्योग्राफर है या जो हमारे 11th-12th के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है ना। उसके अलावा ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस, ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस, और यहाँ पे इन्होंने ज्योग्राफी के मतलब जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसका ज्योग्राफी में क्या पार्ट आता है, या उसको हम ज्योग्राफी में किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे इकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, उसको ज्योग्राफी में ह्यूमन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। जूलॉजी जो हमारा एक अलग सब्जेक्ट है, उसको हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी के टर्म्स पे है ना। जो हमारा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, जो हमारा हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटिकल ज्योग्राफी के टर्म्स में पढ़ते हैं उसको, है ना। तो ज्योग्राफी में हर सब्जेक्ट आ जाता है, बस उसको हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इनका कहने का मतलब इस चैप्टर का ये है। ठीक, फिर ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी दिए हैं इन्होंने, जैसे सिस्टमिक अप्रोच के बेसिस पे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। और यहाँ पे देखिए ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी जो हम सिस्टमेटिक अप्रोच के बेसिस पे देखें तो फिजिकल, फिलोसफी, फिर मेथड्स ऑफ टेक्निक, ह्यूमन, फिर इंटरफेस बायोज्योग्राफी, ये सारे इन्होंने दिया हुआ है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, और ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सीधे आते हैं अपने चैप्टर 2 पे। ओके, चलिए आते हैं अपने चैप्टर 2 पे, और यूनिट 2 भी शुरू होती है द अर्थ, और इस चैप्टर से अब हम डिटेल से करेंगे। चैप्टर 2 हमारा है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। 1 सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो शुरू ये कर रहे हैं कि डू यू रिमेंबर द नर्सरी रिद्म ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये एक पोएम हम लोग नर्सरी में या छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक, starry nights have always attracted us since the childhood. You may also have thought of these stars and had numerous questions in your mind. Questions such as how many stars are there in the sky? How did they come into the existence? Can one reach the end of the sky? Maybe many more such questions are still there in your mind. In this chapter, you will learn how these twinkling little stars were formed. With that, you will eventually also read the story of origin and evolution of Earth. क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो स्टारी नाइट्स होती है ना, वो हमको बचपन से ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना। हमारे माइंड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन स्टार्स को लेके, है ना। कैसे क्वेश्चंस की ये स्टार्स स्काई में कैसे, इतने सारे स्टार्स कैसे हैं स्काई में, कहाँ से इनका एग्जिस्टेंस हुआ, कैसे आ जाते हैं ये, है ना। और ये क्या कोई स्टार एंड ऑफ द स्काई कैन, मतलब हाँ, क्या बोल रहे हैं कि क्या कोई आसमान के अंत तक पहुंच सकता है कि नहीं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि ये जो स्टार्स हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, और फिर इसी में हम सीखेंगे कि अर्थ का ओरिजिन और इवोल्यूशन की स्टोरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे अर्थ का
इवोल्यूशन हुआ, कैसे हमारी अर्थ फॉर्म हुई। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक, अर्ली थेरीज क्या थी, पहले अर्ली थेरीज और फिर मॉडर्न थेरीज। तो अर्ली थेरीज में पढ़ते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर पुट फोर्थ बाय डिफरेंट फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. One of the earlier and popular arguments was by German philosopher Immanuel Kant. Mathematician Laplace replaced it in 1796. It is known as nebular hypothesis. क्या होता है कि बहुत सारे हाइपोथेसिस फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेके, जिनमें से एक पॉपुलर था जो इमैनुअल कांट ने किया था। वो एक पॉपुलर आर्ग्यूमेंट था, मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनमें से एक पॉपुलर आर्ग्यूमेंट ये भी था जो इमैनुअल कांट ने दिया था, है ना। उसके बाद इसी को जो मैथमेटिशियन लाप्लास थे उन्होंने 1796 में रिवाइज किया और इसका नाम पड़ गया कि ये नेबुलर हाइपोथेसिस है। तो अब ये नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। द हाइपोथेसिस कंसीडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल associated with a youthful sun which was slowly rotating. क्या कह रहे हैं कि ये हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि जो प्लैनेट्स है ना ये कैसे बने हैं, ये क्लाउड ऑफ मटेरियल से बने, मटेरियल का एक क्लाउड है उससे बना हुआ है। और ये जो मटेरियल का क्लाउड है ना ये किससे एसोसिएटेड है, ये एक सन से, यूथफुल सन से एसोसिएटेड है जो कि रोटेट कर रहा है ना। तो पहले क्या कह रहे थे कि एक सन है, यंग सन है जो कि रोटेट कर रहा है और उससे एसोसिएटेड मटेरियल का क्लाउड है जिससे कि हमारे प्लैनेट्स बने हैं। लेटर इन 1900 Chamberlain and Moulton considered that a wandering star approached the sun. As a result, a cigar-shaped extension of material was separated from the solar surface. क्या कह रहे हैं अब 1900 में क्या हुआ, ये तो नेबुलर हाइपोथेसिस हो गई। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि एक यूथफुल सन है जो कि स्लोली रोटेट कर रहा है और उससे एसोसिएटेड मटेरियल का एक क्लाउड है जिससे कि हमारे प्लैनेट्स बने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो ये चैम्बरलेन और मॉल्टन है, इन्होंने कहा कि एक वॉन्डरिंग स्टार आया और सन के पास आता है एक वॉन्डरिंग स्टार, जिससे कि एक सिगार शेप का एक्सटेंशन जो है मटेरियल का वो सेपरेट हो जाता है सोलर सरफेस से। सोलर सरफेस मतलब सन की सरफेस से जो एक सिगार शेप का एक्सटेंशन मटेरियल का वो सेपरेट हो जाता है। एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस कंटिन्यूड टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इट स्लोली कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट। अब क्या कह रहे हैं ये, यही चैम्बरलेन और मॉल्टन ये कह रहे हैं कि सन के पास, सन हमारा है, सन के पास एक वॉन्डरिंग स्टार आया जिससे कि जो सन की सरफेस है उससे थोड़ा सा मटेरियल सिगार शेप का वो बाहर निकल गया। अब जो वॉन्डरिंग स्टार मतलब जो घूमते हुए स्टार सन के पास आया था वो वापस चला गया, वो दूर चला गया उससे, और जो वो मटेरियल निकला था ना वो क्या हुआ, अब वो सन के चारों तरफ घूमने लग गया और कंडेंस हो गया, कंडेंस होके वो प्लैनेट बन गया। ठीक, फिर आते हैं सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हरोल्ड जेफ्रे सपोर्ट करते हैं दिस आर्ग्यूमेंट को, इस आर्ग्यूमेंट को जो कि ये चैम्बरलेन और मॉल्टन लेके आए थे। इस आर्ग्यूमेंट को ये दोनों जो हमारे साइंटिस्ट कह लो, फिलोसोफर जो भी थे ये इन्होंने सपोर्ट किया इस वाले आर्ग्यूमेंट को। एट अ लेटर डेट द आर्ग्यूमेंट्स कंसीडर्ड ऑफ अ companion to the sun to have been coexisting. These arguments are called binary theory. अब एक theory कौन सी है जिसका नाम था binary theories। इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने कहा कि सन का एक कंपेनियन एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब सन का एक साथी था, है ना। ये आर्ग्यूमेंट्स भी आने लग गए कि सन का एक साथी था जिसको बाइनरी थियरी बोलने लग गए। फिर 1950 में ऑट्टो स्मिथ और रशिया से थे और कार्ल वेजिस्कर जर्मनी से थे, somewhat revised the nebular hypothesis, though differing in details. They considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as dust. The friction and collision of particles led to the formation of a disc-shaped cloud and the planets were formed through the process of accretion. अब क्या हुआ, ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस सबसे पहले इमैनुअल कांट ने दी थी जिसको लाप्लास ने रिवाइज किया था, है ना, इसको 1950 में दो हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम एक था ऑटो स्मिथ जो कि रशिया से थे और दूसरे थे कार्ल वेजिस्कर जो जर्मनी से थे, इन्होंने इसको रिवाइज किया, नेबुलर हाइपोथेसिस को फिर से रिवाइज किया गया और थोड़ा सा चेंजेस किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो सन है ना वो
किससे सराउंड करता है, एक सोलर नेबुला से। और वो जो सोलर नेबुला है उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है ना, ये सारे गैसेज हैं उसमें, और उसके साथ इसमें डस्ट भी है ना। कुछ और चीज़ जो हम डस्ट बोल रहे हैं, ये हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट से बना हुआ एक सोलर नेबुला है, ये सन के चारों तरफ है। फिर क्या करें कि फ्रिक्शन और कोलिजन ये दोनों लग रहे हैं पार्टिकल्स में, जिससे कि क्या बन रहा है, एक डिस्क शेप्ड क्लाउड बन रहा है, और फिर प्लैनेट फॉर्म हो रहा है प्रोसेस ऑफ एक्रेशन से। ठीक है, तो सोलर नेबुला था जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट थी, फिर फ्रिक्शन और कोलिजन हुआ जिससे डिस्क शेप्ड क्लाउड्स बने, और फिर ये एक्रेशन के प्रोसेस से प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, ये चीज़ बोली किसने, कार्ल वेजेस्कर ने 1950 में, जब इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया। ये हमारी थी अर्ली थेरीज। अब आते हैं मॉडर्न थेरी पे। ठीक, तो मॉडर्न थेरीज क्या कहती हैं, however scientists in later period look up the problems of origin of universe rather than that of just the earth or the planet। अब क्या किया साइंटिस्ट ने, पहले साइंटिस्ट सिर्फ प्लैनेट या अर्थ की डिस्कवरी, अर्थ की ही ओरिजिन के बारे में मतलब सोच रहे थे, उसको ही कोशिश कर रहे थे जानने की कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। लेकिन अब साइंटिस्ट यूनिवर्स के ओरिजिन पे आ गए कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक, द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। जो मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट था यूनिवर्स के ओरिजिन को लेके, जो यूनिवर्स के ओरिजिन को बता रहा है, वो है हमारी बिग बैंग थ्योरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इस बिग बैंग थ्योरी को एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। Edwin Hubble in 1920 provided evidence that the universe is expanding। 1920 में एडविन हबल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और उसके एविडेंस भी इन्होंने दिए। एज टाइम पासिस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे टाइम पास होता है, गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाती जाती हैं, है ना। यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स मीन। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है उसका मतलब क्या है। जैसे इन्होंने कहा कि क्या एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, take a balloon and take a balloon and mark some points on it to represent the galaxies। Now if you start inflating the balloon, the points marked on the balloon will appear to be moving away from each other as the balloon expands। Similarly, the distance between the galaxies is also found to be increasing, and thereby the universe is considered to be expanding। However, you will find that besides the increase in the distance between the points on the balloon, the points themselves are expanding। This is not in accordance with the fact. Scientists believe that though the space between the galaxies is increasing, observations do not support the expansion of galaxies, so the balloon example is only partially correct। क्या कहा इन्होंने, एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं कि कैसे हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रही है, गैलेक्सी के बीच की डिस्टेंस जो है ना, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। कैसे हम देख सकते हैं, एक बलून लीजिए और उस पर कुछ डॉट्स बना दीजिए। ठीक, अब उस बलून को फुलाना शुरू करिए। ठीक, जब आप बलून फुलाएंगे ना तो देखेंगे जो वो डॉट्स थे उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, और हम देखेंगे डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ वो जो पॉइंट्स थे ना वो भी हमें बड़े होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि जो डिस्टेंस बढ़ रहा है यूनिवर्स के लिए, ये तो सही है कि हाँ गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन वो जो हमारे पॉइंट्स बढ़ रहे थे ना, तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर हम अपने यूनिवर्स को लेके देखें तो, क्योंकि गैलेक्सी हमारी बड़ी नहीं होती है, सिर्फ गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बड़ा होता जाता है, बस वो बढ़ता जाता है बस। ठीक, तो ये जो हमारा बलून वाला एग्जांपल है ना, ये पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें हम देखें पॉइंट्स भी बड़े हो जाते हैं, है ना। तो वो यहाँ पे नहीं करेक्ट बैठेगा, क्योंकि हमारी गैलेक्सीज नहीं बढ़ती हैं, सिर्फ उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बोली। अब आते हैं हम अपना बिग बैंग थ्योरी कंसीडर्स द फॉलोइंग स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। अब हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, जो यूनिवर्स के डेवलपमेंट का कुछ स्टेज है। शुरू करते हैं स्टेज 1। इन द बिगनिंग all matter forming the universe existed in one place in the form of a tiny ball, singular atom with an
unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density। क्या कह रहे हैं, शुरू में क्या था कि जो भी मैटर है जिसने यूनिवर्स को फॉर्म किया है वो सारा एक प्लेस पे था, एक टाइनी बॉल के फॉर्म में, एक सिंगुलर एटम के फॉर्म में था, जिसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम था और टेम्परेचर इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। बहुत मतलब इतनी डेंसिटी और इतना टेम्परेचर था कि आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं, और वॉल्यूम बहुत ही कम था उसका। ठीक, उस तरीके का एक छोटा सा बॉल था, उसमें पूरा मैटर जो था वो था यूनिवर्स का। ठीक है, एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड violently. This led to a huge expansion. It is now generally accepted that the event of Big Bang took place 13.7 billion years before the present. The expansion continues even to the present day. As it grew, some energy was converted into matter. There were there was particularly rapid expansion within fractions of a second after the bang. Thereafter, the expansion has slowed down. Within first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. Second stage में क्या हुआ कि ये जो हमारा टाइनी बॉल था ना, जब बिग बैंग होता है, बिग बैंग का मतलब क्या है कि टाइनी बॉल जो है वो एक्सप्लोड कर गया, है ना, वो एकदम से फट गया। जब वो फटा तो उसके अंदर जो भी मैटर था वो पूरा फैल गया, ह्यूज एक्सपेंशन हो गया। और ये इवेंट होता कब है, ये इवेंट होता है 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। आज से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो ये इवेंट हुआ। ठीक, एक्सपेंशन आज भी हो रहा है। जैसे जैसे ये ग्रो करा, एज इट ग्रो, सम एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हुई। जैसे जैसे ये ग्रो किया, जो इसकी कुछ एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो गई, है ना। क्या कह रहे हैं कि जब ये एक्सप्लोड हुआ ना, जब बिग बैंग हुआ, उसके कुछ सेकंड्स में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये बहुत ही तेज़ी से एक्सपैंड किया, है ना। बाद में ये स्लो डाउन हो गया और फर्स्ट एटम जो है इसका, वो फर्स्ट 3 मिनट्स के अंदर इसका पहला एटम बन गया। बिग बैंग इवेंट के 3 मिनट के अंदर पहला एटम फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज में विद इन 3 lakh years from the Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin and gave rise to atomic matter. The universe became transparent. अब क्या हुआ, बिग बैंग के 3 लाख साल बाद, विद इन 3 लाख साल मतलब 3 लाख साल में क्या हुआ, टेम्परेचर जो था वो 45 डिग्री केल्विन तक की कम हो गया। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था, अभी 4500 केल्विन तक की हो चुका था टेम्परेचर। एटॉमिक मैटर जो थे वो बढ़ने लग गए थे, राइज होने लग गए थे, है ना। यूनिवर्स जो था हमारा वो ट्रांसपेरेंट हो गया था। फिर द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। यूनिवर्स का एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि गैलेक्सी के बीच का जो स्पेस है ना वो इंक्रीज हो रहा है, बस गैलेक्सीज इंक्रीज नहीं हो रही, उनके बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक, एन अल्टरनेटिव इन दिस टू दिस वाज कोलेज कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। एक अल्टरनेटिव भी है बिग बैंग का, जो कि कोलेज का कंसेप्ट है, जिसका नाम है स्टेडी स्टेट। ये क्या कहता है, इट कंसीडर्ड द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। However, with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favors argument of expanding universe. ये क्या कह रहा है, स्टेडी स्टेट क्या कह रहा है कि जो यूनिवर्स है ना ये रफली सेम ही था, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सेम ही था, जैसा आज है वैसा ही हमेशा से रहा है। लेकिन हमारे पास एविडेंस, मतलब जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उसके पास एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को लेके ज़्यादा एविडेंस अवेलेबल है, इसलिए वो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के आर्गुमेंट को फेवर करती है। ठीक है, अब आते हैं स्टार के फॉर्मेशन पे। बिग बैंग थ्योरी समझ में आई, यहीं पे रोके गया कि स्टार का फॉर्मेशन पढ़ लें। चलो स्टार का फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको बंद करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। द स्टार फॉर्मेशन, हमने देख लिया कि हमारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो चुका है ना। अब स्टार फॉर्म कैसे हुआ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट even in the early universe. These initial density differences gave rise to differences in gravitational forces and it causes the matter to get drawn together. क्या कह रहे हैं कि जो मैटर और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था ना वो यूनिवर्स में इवन नहीं था, मतलब क्या है कि हर जगह सेम नहीं था, कहीं ज़्यादा और कहीं कम ऐसा था। तो ये जो डेंसिटी का डिफरेंस था ना
उसने क्या राइज किया, उसने ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस राइज किया। क्या हुआ, जो डेंसिटी में डिफरेंस था जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मैटर्स है ना वो एक साथ आने लग गए, है ना, मैटर्स एक साथ आने लग गए। दे फॉर्म द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। इससे क्या हुआ, ये क्या था, ये गैलेक्सी के डेवलपमेंट का बेस बना। ठीक है, एक गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। गैलेक्सीज जो होती हैं बहुत ही वास्ट, मतलब बहुत ही लंबी, बहुत ही बड़ी डिस्टेंस में स्प्रेड होती हैं, जिनको हम लाइट ईयर्स में, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस का एक यूनिट है, उसमें हम मेजर करते हैं। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। यहाँ पे डायमीटर बता रहे हैं गैलेक्सी का कि एक गैलेक्सी का डायमीटर 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स होता है। और लाइट ईयर देखो, एक लाइट ईयर कितना होता है, अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस का मेजर है, टाइम का नहीं। लाइट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कंसिडरिंग दिस, द distances the light will travel in 1 year is taken to be 1 light year. This equal to 9.461 into 10 to the power 12 kilometer. This means the mean distance between the sun and the earth is 149 point क्या है, सॉरी 149,598,000 किलोमीटर। इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर इट इज 8.311 मिनट्स ऑफ अ ईयर। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है, 1 लाइट ईयर का मतलब है 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। देखो कितना लंबा, कितनी बड़ी वैल्यू है। 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर का मतलब है 1 लाइट ईयर। और गैलेक्सी का जो डायमीटर है वो 80,000 टू 1.5 लाख लाइट ईयर्स होता है। कितनी बड़ी गैलेक्सी होती है। गैलेक्सी स्टार्ट्स टू formed by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula. Eventually, growing nebula develops localized lumps of gases. देखो पहले स्टार कैसे फॉर्म हुआ, उससे पहले हम देखें गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुई। तो गैलेक्सी कैसे फॉर्म होती है, गैलेक्सी फॉर्म होती है जब हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लार्ज क्लाउड, नेबुला के फॉर्म में। ठीक, तो नेबुला क्या है, ये गैलेक्सी ही है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो गैलेक्सी है वो हाइड्रोजन गैस के एक्यूमुलेशन से फॉर्म होती है एक बहुत ही बड़े क्लाउड के जैसे, और उस क्लाउड को हम कह रहे हैं नेबुला। अभी जो नेबुला है इसमें लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैसेस हमारे ग्रो हो जाते हैं, और ये जो क्लम्स हैं, दीज क्लम्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन denser gaseous bodies, giving rise to formation of stars. The formation of star is believed to have taken place some 5 to 6 billion years ago. क्या कह रहे हैं कि ये जो नेबुला है इसमें हमें लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैसेस मिल गए, मतलब कहीं पे हमें क्लम्स ऑफ गैसेस मिल गए, गैस का इकट्ठा गैस ज़्यादा मिल गई है ना, और फिर वो क्या हुआ, वो और डेंस होते गए गैस, वो डेंसर गैसियस बॉडीज़ बनती गई, और धीरे धीरे क्या हुआ, स्टार फॉर्म हो गया। ठीक, और ये स्टार का फॉर्मेशन कितने सालों पहले हुआ, तो 5.6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। देखो बिग बैंग हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, और स्टार का फॉर्मेशन होता है 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं, सोलर सिस्टम कल करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। The following are considered to be the states in the development of planet. तो planet के डेवलपमेंट की स्टेजेस यहाँ पे दिए हुए। कैसे बनता है प्लैनेट, द स्टार आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। क्या कह रहे हैं कि जो स्टार्स हैं ये हमारे लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस हैं नेबुला के अंदर। देखो नेबुला क्या है, गैलेक्सी है, उस नेबुला के अंदर हमारे लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस बने, ठीक, जो कि स्टार्स हैं। अब उस जो लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस है ना, उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसकी वजह से गैस का कोर, गैस क्लाउड का ये ये गैस, ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ कोर टू द गैस क्लाउड and a huge rotating disk of gas
एंड डस्ट डेवलप अराउंड अ गैस कोर। क्या होता है कि एक गैस कोर डेवलप हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्या होता है, एक गैस क्लाउड का कोर डेवलप हो जाता है और उस कोर के बाहर एक गैस की रोटेटिंग डिस्क बन जाती है। ठीक, गैस और डस्ट होता है उसमें, उस रोटेटिंग डिस्क में। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि एक नेबुला बना, हमारा गैलेक्सी नेबुला है, उसके अंदर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस जो कि स्टार्स हैं, और उस स्टार के अंदर क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गैस क्लाउड का एक कोर बन गया। ठीक, और उस कोर के बाहर गैसेस और डस्ट की एक डिस्क फॉर्म हो गई जो कि रोटेट कर रही थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग condensed and the matter around the core develop into small rounded objects. These small rounded objects by the process of cohesion develop into what is called planetesimals. देखो क्या हुआ नेक्स्ट स्टेज में, जो ये गैस क्लाउड्स थे, कोर जो बना था गैस क्लाउड का, वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है और उसके बाहर जो मैटर था, जो हमारी डिस्क थी ना, वो भी स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में डेवलप हो जाएगी। ठीक, और ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स थे, ये कोहेशन के प्रोसेस से क्या बन जाएंगे, प्लैनेटेसिमल्स बन जाएंगे। ठीक, लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल attraction causes the material to stick together. Planetesimals are the large number of small bodies. क्या होगा कि जो ये planetesimals बने, इससे फिर larger bodies बनने लग जाएंगी। कोलिजन की वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होगा वो एक दूसरे मटेरियल को एक साथ में जोड़ने लग जाएगा, है ना। planetesimals जो है वो, ये हमने पढ़ा ना, प्लैनेटेसिमल्स क्या है, स्मॉलर बॉडीज़ के लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ हैं ये प्लैनेटेसिमल्स। फिर फाइनल स्टेज में क्या होगा, ये जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स हैं एक्रीट टू फॉर्म अ फ्यू लार्ज बॉडीज़ इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। तो ये जो प्लैनेटेसिमल्स हमारे बने हैं, ये प्रोसेस ऑफ एक्रेशन से फिर ये हमारे प्लैनेट्स में डेवलप हो जाएंगे, प्लैनेट्स फॉर्म हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे, मतलब हमारे स्टार्स प्लैनेट्स कैसे बने हैं। पहले हमने देखा यूनिवर्स कैसे आया, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, फिर हमने देखा कि स्टार कैसे फॉर्म हुआ। स्टार से पहले हमने देखा गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी नेबुला है, जो क्लाउड है ना, क्लाउड ऑफ मटेरियल कह सकते हैं या क्लाउड ऑफ गैसेस कह सकते हैं, ये हमारा गैलेक्सी है। फिर उसके बाद हमारे स्टार, जो उस क्लाउड के अंदर जो नेबुला है उसके अंदर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस जो बने, वो हमारे स्टार्स बने। और स्टार के बाद उस स्टार के अंदर से ही हमारे प्लैनेट्स निकल के आए, जब उसमें एक गैस का कोर डेवलप होता है गैस क्लाउड का, और उसके बाहर रोटेटिंग डिस्क बन जाती है गैस और डस्ट की, और फिर वो प्रोसेस ऑफ ये कंडेंसेशन, कोहेजन और अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों से, कोलिजन और अक्रेशन के प्रोसेस से फिर हमारे ये प्लैनेट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे रोकते हैं इसको, आर सोलर सिस्टम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।